हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अनबॉक्सिंग रीजनिंग में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज जैसा कि आप लोग डिस्प्ले पर देख पा रहे हैं, मैं आपके सामने लेके आया हूं एसबीआई क्लर्क 2021 प्रीलिम्स का एक्सपेक्टेड सीटिंग अरेंजमेंट और पजल्स। आपको पता होगा कि 35 मार्क्स की जो रीजनिंग आने वाली है उसमें 15 to 20 आपके पजल्स आएंगे और सीटिंग आएगी। तो आज मैं डिस्कस करूंगा एक बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ, कह सकते हैं कि रीजनिंग का सेक्शन, और इस बड़े सेक्शन में आपको कैसे क्वेश्चंस मिल सकते हैं, मिलने के चांसेस हैं, उनको मैं आपको क्लियरली बताऊंगा। और जरूर मेरे साथ जुड़िएगा, इस सेशन को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और जितना ज्यादा हो सके शेयर करिएगा। और जाने से पहले, चलने से पहले, अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो रीजनिंग बाय शांतनु सर टेलीग्राम चैनल का लिंक है, नाम है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे मैं आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराता हूं, ज्यादा क्वेश्चन की क्विजेस देता हूं, और इसके अलावा जो भी कुछ अपडेट्स होते हैं एग्जाम के रिगार्डिंग वहां जरूर देता हूं। ठीक है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अनबॉक्सिंग रीजनिंग को जरूर करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी अपडेट्स आपको मिलती रहे। दोस्तों, शुरू करते हैं इस महाकुंभ की महासमरी को और देखते हैं कितने क्वेश्चंस आपसे बनते हैं, क्या होते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए कुछ इस तरह से आएगा, और अगर एग्जाम में ईयर और मंथ वाले क्वेश्चन आ जाए, जिसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा बनते हैं, तो आप कैसे डील करेंगे, इनको कैसे सॉल्व करेंगे, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। यहां पे बोला गया कि 8 लोग हैं जो कि अलग अलग महीनों में पैदा हुए हैं, और महीनों की पर्टिकुलर 2 डेट्स दी गई, 6 और 13, और आपको बताना है कि कौन सा पर्सन किस महीने में पैदा हुआ है। ठीक है ना। चलिए, इसकी स्ट्रेटेजी क्या है, कैसे इसको सॉल्व करते हैं, मैं आपको बताने जा रहा हूं, समझिएगा। सबसे पहला काम, महीनों के नाम लिख लेते हैं एज यूजुअल, जैसे हमें समझाया गया, बताया गया। तो महीनों के नाम मैं कुछ लिख लेता हूं इस तरह से। जनवरी, जनवरी के बाद सेकंड मंथ दिया गया इसमें अप्रैल, अप्रैल के बाद इसमें दिया गया है मई और सितंबर। ठीक है, हर महीने की 2 डेट्स हैं। ठीक है, हर महीने की 2 डेट्स हैं, दैट इज 6 and 13, सेम एज यहां पे 6 and 13, हर महीने की इसी 2 डेट को यहां इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है ना। अब कभी भी याद रखना कि ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो सिंगल डायग्राम लेके नहीं चलना है, हमेशा एक पॉसिबल डायग्राम जरूर बनाए। ठीक है, हमेशा याद रखना, कॉन्फिडेंस अपना मेंटेन करके रखना, लेकिन उसको ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाने देना। ये आपको करने में बहुत टाइम नहीं लगेगा, ठीक है, लेकिन इससे आपके आने के 5 नंबर मिलने के चांसेस 100% हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 2 डायग्राम जल्दी से बना दिया। ठीक है, अब फर्स्ट लाइन से पढ़ेंगे जो कि शुरू होती है। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, क्वेश्चन बोले या ना बोले, शुरू में आप जब भी मंथ वाले क्वेश्चन करें तो उनके नंबर ऑफ टोटल डेज जरूर लिख लें कि महीनों में टोटल डेज कितने हैं। उसका कहीं ना कहीं क्वेश्चन का रेलेवेंट वहां पे बन जाता है, क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। ठीक है ना। चलिए, अब यहां पे फर्स्ट लाइन से शुरू करते हैं। तो फर्स्ट लाइन कहती है बेटा, इसमें फर्स्ट लाइन स्टार्ट फ्रॉम हियर, बी से, कि बी वाज बोर्न इन मंथ हैविंग 31 डेज। ठीक है, बी ऐसे साल में पैदा होता है जिसमें, ऐसे महीने में पैदा होता है जिसमें 31 डेज हैं। और जैसे ही ऐसा बोला गया, मेरे पास 2 ऑप्शन खुल गए, एक जनवरी का और एक मई का, लेकिन इनमें भी 2 डेट्स हैं। और एक बात अच्छी और बता दी गई है, क्या, कि ऑन इवन नंबर डेट। लो भाई, इवन नंबर डेट 6 और 13 में 6 ही हुई। इसका मतलब जो बी है, या तो वह जनवरी की 6 तारीख को पैदा हुआ है या तो मई की, 2 कंडीशन, इसलिए मैंने 2 डायग्राम बनाया था। तो यहां पे 2 डायग्राम बनाने का फायदा, एक काम करते हैं, यहां पे मैंने बी को रख लिया 6 में और इसमें मैंने जनवरी के 6 रख लिया, बी को जनवरी की 6 में रख लिया। ठीक है, तो इस तरह से ये जो फर्स्ट लाइन है हमने डन कर लिया। अब आते हैं यहां पे, ओनली 2 पर्सन वर बॉर्न बिटवीन बी एंड डी। बी और डी के बीच में केवल 2 लोग पैदा होते हैं। तो अगर बी यहां है तो 1 और 2 छोड़ के डी नीचे भी आ सकता है, या फिर 1 और 2 छोड़ के डी यहां भी आ सकता है। 2 कंडीशंस, इसमें एक ही कंडीशन दिख रही है, 1 और 2 छोड़ के बी जो है वो 13 को आ जाएगा। कौन सी 13 को, अप्रैल वाली। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। एच वॉज बॉर्न इमीडिएटली बिफोर ई।
ई के तुरंत पहले कौन पैदा होता है बेटा? एच होता है तुरंत पहले, ठीक है, नहीं पता, आगे बढ़ते हैं। बट बोथ वर बॉर्न इन 2 डिफरेंट मंथ्स, ये लेकिन ये दोनों 2 अलग अलग महीनों में पैदा होते हैं। इसका मतलब कि अगल बगल तो हैं, अप एंड डाउन तो हैं, लेकिन अलग अलग महीनों में। तो इसका मतलब अगर मैं एक्सपेक्टेशंस रखूं लेके, तो इस डायग्राम में देखूं तो मैं अगर मैं ई को यहां रखता हूं तो यहां पे कौन आता दिख रहा है मुझे? एच। दोनों अलग अलग महीनों के अलग अलग डेट्स में आ गए। ऊपर आ जाऊं तो यहां तो नहीं आ सकते, सेम मंथ है, लेकिन अगर मैं ई को यहां करता हूं तो डी की जगह एच आ सकता है। एक कंडीशन और इसमें देखते हैं। इसमें तो बहुत सारी जगह देख ली, अगर मैं ई को यहां रखता हूं तो एच आ जाएगा यहां पे, या फिर ई को यहां रखता हूं तो एच यहां आ जाएगा, ठीक है। 2 कंडीशन दोनों में चल रही। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लाइन क्या बोलती है कि जी वॉज बॉर्न बिफोर एच। तो ये जो दूसरी कंडीशन है ना, यहां पे मैं लिख रहा हूं, ये कंडीशन नंबर 2 है और ये कंडीशन नंबर 1 है, या केस 1 कह सकते हैं, ठीक है ना। इस दोनों कंडीशंस में, ठीक है, इन दोनों कंडीशंस में ये जो दूसरी कंडीशन है यहां तो ये फेल हो गया। क्यों? क्योंकि एच के ऊपर तो कोई जगह बच नहीं रही इसमें। इसका मतलब यहां से एच और ई की कहानी खत्म हो जाएगी। नीचे हो सकते हैं, इसमें भी सेम वही बात हो जाएगी, ठीक है। चलिए क्यों खत्म हो जाएगी वो आगे देखिएगा जरा सा। आगे क्या बोला गया इसमें कि जी वॉज बॉर्न बिफोर एच। अच्छा, जी एच के पहले होना चाहिए। यहां पे मैं लिख लेता हूं इस चीज को कि एच के पहले जी, पहले मतलब तुरंत पहले नहीं, पहले कभी भी हो सकता है, ठीक है। आगे देखो, एंड आफ्टर एफ, यानी जो जी है वो एफ के बाद होती है, यानी एफ भी यहां आएगा। कुछ इस तरह से ये बन सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखो यार, इस पहले डायग्राम में डी की ना कंडीशन यहां मुझे गलत लग रही। क्यों? क्योंकि ये 4 बंदे हैं, 1 2 3 4 ही जगह है। इसका मतलब ये जो डी यहां पे नहीं आता दिख रहा है मुझे, है ना, क्योंकि डी आने से इन चारों की जगह जो है वो डिस्टर्ब हो रही थी, यानी कि डी के चांसेस भी यहां से खत्म हो जाएंगे। उसमें देखें इस डायग्राम में मे भी हो जाए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया? सी वॉज बॉर्न इमीडिएटली बिफोर जी। लो, जी के तुरंत पहले सी होना चाहिए, यानी एफ उसके और पहले होगा, फिर यानी एफ और टॉप पे हो सकता है। तो यार ये कंडीशन अब जरा अप्लाई करके देखते हैं पहले। लेकिन एक बात और क्या बोला गया? एफ इज नॉट द टॉपेस्ट, मतलब ओल्डेस्ट। एफ सबसे टॉप पे नहीं आना चाहिए। जरा इस डायग्राम को लेके चलें, इसमें अगर इसको बना के चलें तो एच के ऊपर जी होना चाहिए, तुरंत नहीं, ऊपर कहीं भी हो सकता है। तो यहां पे जी मैं रखता हूं, जी के जस्ट पहले होना चाहिए सी, सी के बाद एफ, एफ के बाद बचा कौन? ए। यार ये तो डायरेक्टली सॉल्व हो गया, ये तो डायरेक्टली सेटिस्फाई हो गया, सारी कंडीशन अरेंज होगी यहां पे दिख रही। इसमें देखें जरा, इसमें भी ऐसा हो रहा है क्या? देखो, एच के ऊपर होना चाहिए जी कहीं भी, और लेकिन जी के ऊपर होना चाहिए सी, है ना। तो अगर मैं मान लो सपोज जी यहां रख नहीं सकता क्योंकि सी नहीं आएगा, और जी को यहां रखूंगा तो यहां सी रखूंगा, फिर सी के ऊपर एफ की जगह बची नहीं रही। इसका मतलब डायरेक्टली ये डायग्राम क्या हो गया? आपका रॉन्ग हो चुका है, ये डायग्राम आपका गलत हो चुका है। केस 2 यहां फेल हो गया बेटा, और केस 1 अपने आप सेटिस्फाई हो गया। तो इस तरह से 2 डायग्राम लेके आप चलते हैं तो आंसर आपका डेफिनेटली आता है। तो इसका सोल्यूशन ये हो जाएगा बेटा, ठीक है, कौन किस महीने में किस तारीख को पैदा होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को एक बार फिर से रिवाइंड करके देखिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने मैं लेके आ रहा हूं दोस्तों, वो क्या होगा? यहां पर रो और कॉलम को मैं लेके चल रहा हूं, ठीक है। रो और कॉलम ये एक और इंपॉर्टेंट कड़ी कह सकते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बनेगा। रो कॉलम में सबसे अच्छा क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम्स लेवल का, वो दिया हूं कि 9 लोग हैं, अप एंड डाउन, यानी कि नॉर्थ और साउथ फेसिंग है, तो अच्छा क्वेश्चन बनेगा। जरा देखते हैं, इसके साथ साथ इनको कलर भी पसंद है, तो अच्छा क्वेश्चन डेफिनेटली लग रहा है मुझे ये, ठीक है ना। लेट्स सी दोस्तों। चलिए भाई, कैसे करेंगे इसको मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, और ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं बेटा मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले क्या बोला गया? एक लाइन है जिसमें कुछ नॉर्थ कुछ साउथ देख रहे हैं, तो बिना सोचे समझे आपको 2 डायग्राम बना लेना है। बिना सोचे समझे आपको 2 कंडीशंस लेके चलनी है। कभी भी सिंगल कंडीशन लेके मत चलिएगा। अगर आप सिंगल कंडीशन लेके चलते हैं तो ये मान के चलिए कि आप आगे फंस सकते हैं इसमें, ठीक है। 2 कंडीशन इसके लेके चलते हैं हम लोग, देखते हैं। 1 हो गया, 2 3 4
5 6 7 8 और उसके बाद आपका लास्ट में 9। ठीक है, इसमें देखो 1 2, उसके बाद अगर बात करें तो 3 4 5 6 7 8 और 9 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट लाइन की बेटा क्वेश्चन की क्या बोली गई है, क्वेश्चन की कैसे बोली गई वो जरा देखना। इसमें अच्छी बात क्या बोली गई कि 5 ऑफ देम जो है, इनमें से जो 5 है ना, 5 वो कहां देख रहे हैं बेटा, नॉर्थ में देख रहे हैं। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा अच्छी बात है, मैं इसको मेंशन कर लूंगा कि 5 लोग जो हैं वो नॉर्थ में देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है 4 कहां देखेंगे, साउथ में। ठीक है, ये पॉइंट मैंने साइड में लिख लिया। अच्छा, उसके बाद क्या बोला गया कि 5 ऑफ देम लाइक डिफरेंट कलर। ये नहीं बोला गया कि 5 जो नॉर्थ में देख रहे हैं वो अलग अलग कलर पसंद करते हैं, ऐसा नहीं। 5 लोग हैं 9 में से जिनको अलग अलग कलर पसंद है। ठीक है, और कोई भी नो 2 पर्सन हु लाइक कलर सिट एडजेसेंट टू ईच अदर। कोई भी 2 बंदे जिनको कलर पसंद है वो एक साथ नहीं बैठेंगे ना। क्वेश्चन शुरू होता है यहां से, L who like red color sit second to the right of D। और आगे बोला गया कि one of them sit one of the extreme end, कि इनमें से L और D में से कोई एक एंड पे बैठेगा। तो मैं क्वेश्चन यहां से शुरू करता हूं कि ये D है, ठीक है, और D को मुझे नीचे दिखाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि D का राइट तभी साइड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि L को तो मुझे कंफर्म है कि एंड पे रखना है इसमें। ठीक है, तो D कहां दिखेगा इसमें, नीचे की तरफ। ऐसा भी हो सकता है कि D एंड पे बैठा हो L की जगह। ठीक है, लेकिन मैं अभी काम करता हूं, मैं अभी डी को इधर ही रखता हूं, एल को एंड पे रख के चेक करता हूं। ऐसा भी हो सकता है, इस पर देखो डी को मैं ऊपर रखाता हूं। ऐसी कंडीशन भी हो सकती है क्या कि डी एंड पे हो, तो अभी मैं उसको छोड़ रहा हूं। अगर इससे मान लो नहीं बनेगा तो अगली 2-3 लाइन में ही समझ में आ जाएगा, तो उसको हम उसी में क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। ठीक है ना। अच्छा, एल के लिए बोला गया है कि एल का कलर बेटा कंफर्म हो गया है कि एल का कलर जो है वो रेड है। ठीक है, एल का जो कलर है वो क्या है, रेड है। ठीक है, आगे क्या बोला गया, ए जो है वो डी के लेफ्ट में बैठा है, तो डी अगर नीचे देख रहा है तो उसके लेफ्ट यही होगा, इसमें ए यहां हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 पर्सन बिटवीन ए एंड के, तो अगर ए इधर है तो इधर ही होगा, 3 लोग बीच में, तो 1 2 और 3 छोड़ के यहां कौन आ जाएगा, के। इसमें देखो 1 2 3 छोड़ेंगे तो के कहां आ जाएगा बेटा, आपका आ जाएगा सेकंड लास्ट में इधर से। ठीक है, के आ गया। अच्छा, बोथ ऑफ देम सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। आगे देखते हैं, इमीडिएट नेबर ऑफ के लाइक ग्रे। के बगल वाले बंदे जो हैं वो ग्रे पसंद करते हैं। बगल मतलब कि कोई एक, तो ये हो जाएगा ग्रे। सेम एज यहां पे भी ग्रे, या तो ये हो जाएगा या तो जो ग्रे है वो ये हो जाएगा। ठीक है, एफ सिट सेकंड टू द राइट ऑफ के। एफ के राइट सेकंड पे है, तो जाहिर सी बात है भाई के को हमको इधर ही दिखाना पड़ेगा, क्योंकि इधर तो एफ हो नहीं सकता। तो इसमें नीचे देखो ध्यान से, तो अगर ध्यान से नीचे देखेंगे तो एफ इसमें यहां आ जाएगा, फिक्स हो गया। इसमें देखो के इधर तो एफ होगा नहीं, यानी 1 और 2 पे यहां एफ हो जाएगा। और क्या बोला गया, सेकंड टू द राइट बोला गया शायद, है ना, हाँ सेकंड राइट। इसमें के को कहां दिखाना पड़ेगा, नीचे, तभी तो राइट सेकंड पे एफ हो जाएगा। देखो मोस्टली क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इसका मतलब ये पैटर्न हमारा सही चल रहा है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया इसमें कि एन सेट सेकंड टू द राइट ऑफ वी, और वी को ब्लैक कलर पसंद है और वी नॉर्थ में देखता है। चलो भाई, अभी नहीं पता मुझे, तो वी के राइट सेकंड पे कौन आ जाएगा, वी के राइट सेकंड पे हो जाएगा एस। नहीं, वी के राइट सेकंड पे कौन है बेटा, एन है। वी के राइट सेकंड पे एन है, ऐसा बोला गया था इसमें। एक मैं इसको कंफर्म से बना देता हूं। वी के राइट सेकंड पे कौन है, राइट बोला नहीं था शायद, लेफ्ट बोला है, सॉरी लेफ्ट बोला है। वी के लेफ्ट सेकंड पे कौन है बेटा, एन है। ठीक है, एन है, और V कहां देख रहा है, नॉर्थ में। V का कलर कौन सा है, ब्लैक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया इसमें कि S इज थर्ड राइट ऑफ J। J के राइट थर्ड में कौन है, J के राइट थर्ड में S। 1 2 3 पे S हो जाएगा। और J को कलर पिंक नहीं पसंद है, लेकिन कोई कलर तो पसंद है। चलो भाई, पिंक नहीं पसंद है, ये हो गया हमारा। अब आगे बोलता है कि V जो है वो V जो है वो F का नेबर नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ तो V हो नहीं सकता, क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है कि N नहीं आ सकता, फिर यहाँ पे V होगा नहीं, यहाँ V हो नहीं सकता, तो इसमें V की जगह फिक्स हो गई। V कहां देख रहा है, नॉर्थ, ऐसा बताया गया है। तो V के लेफ्ट सेकंड पे यहाँ कौन हो जाएगा, N, और N का कलर ग्रे हो जाएगा। V का कलर तो आपको कंफर्म दिया गया है। ठीक है, V का कलर क्या दिया गया बेटा, ब्लैक दिया गया है इसमें। ठीक है, तो यहां से हम V का कलर भी डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, यहां से V का कलर जो डिसाइड कर लेते हैं, यहां से हटा देता हूं मैं ग्रे को। ठीक है, यहां से V का कलर हो जाएगा बेटा ब्लैक। ठीक है, इस डायग्राम में इसमें देखो, इसमें F के बगल में V यहां नहीं आ सकता, V यहां नहीं आ सकता, V यहां आएगा नहीं, क्योंकि V यहां आ जाएगा तो N यहां नहीं आ सकता, और V यहां लास्ट में रखेंगे तो भी N नहीं आ सकता। मतलब ये डायग्राम क्या हो गया आपका, सीधे सीधे
यहां पर एलिमिनेट हो गया। जैसे ये डायग्राम एलिमिनेट हो गया मतलब पक्का हो गया कि हमारा ऊपर वाला डायग्राम बिल्कुल क्या है, सही जा रहा है बेटा, सही जा रहा है। चलिए अब इसके मतलब ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल ऑलमोस्ट बन चुका है। अब उसके बाद क्या बोला गया, जे और एस की बात करें तो जे तो कंफर्म है यही आएगा, क्यों, क्योंकि जे को कोई कलर पसंद है बेटा, ठीक है, और एस तो यहां आना ही आना है, ठीक है, एस कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा। जे यहां क्यों आएगा भाई, जे यहां नहीं आ सकता एल के बगल में, क्योंकि जे को कलर पसंद है, भले ही पिंक ना लेकिन पसंद तो है, और दो एक साथ कलर वाले नहीं बैठ सकते, है ना। और जे के राइट थर्ड में एस बैठा है, यानी जे तो पक्का हो गया, कहां दिखेगा, नीचे साउथ में, तभी राइट इस साइड आएगा, ठीक है। जे को पिंक कलर पसंद नहीं है, और लास्ट में डी को क्या नहीं पसंद है, व्हाइट। तो अगर जे को पिंक नहीं पसंद है तो इसका मतलब जे को कलर कौन सा पसंद होगा, व्हाइट वाला। और कहीं ना कहीं डी को क्या नहीं पसंद है बेटा, व्हाइट, तो डी को कौन सा कलर पसंद होगा, पिंक वाला। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन आपका था, जो कहीं ना कहीं काफी अच्छा लग रहा था, वो इजीली सॉल्व हो गया। अब इसमें जो फेसिंग की बात करें तो देखो हमको 4 साउथ फेसिंग मिल चुके हैं, शायद 4 साउथ फेसिंग मिल चुके हैं। ये बेटा के जो है, के बगल में इसमें एक लाइन बोलेगी थी, ए और के सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं ना, तो यानी कि के अगर साउथ में देख रहा है तो ए भी साउथ में देखेगा। तो 4 जो साउथ वाले वो मिल चुके हैं, तो जो बच गए हैं सारे के सारे वो कौन होंगे बेटा, नॉर्थ फेसिंग होंगे, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो, नॉर्थ फेसिंग के 5 लोग हमको मिल चुके हैं। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया है और बहुत एंजॉय किया आपने इस क्वेश्चन में, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, ये देख सकते हैं आप, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है भी। इसको मैंने आपको दिया है सेटिंग अरेंजमेंट का, जो अलग अलग पार्ट हैं वो अलग अलग सेक्शन में कैसे पूछे जाएंगे आपको मैं आपको दे रहा हूं। सर्कल में अगर सेंटर आउट आ जाए कि कुछ अंदर देख रहे हैं कुछ बाहर देख रहे हैं, तो इन क्वेश्चन को कैसे आप डील करेंगे मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके सामने था, इसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूं कैसे इसको सॉल्व करना था, क्या इसका कंसेप्ट हो सकता था। 8 लोग बोला गया, एक सर्कल के चारों तरफ बैठे गए हैं यहाँ पे, तो बिना समझे सोचे आपको यहाँ पे एक डायग्राम बनाना है, ठीक है, जिसमें कितने लोग बैठेंगे बेटा, 8 लोग बैठेंगे, ठीक है, जिसमें आपको 8 लोगों को बिठाना है। चलिए 8 लोगों को बिठा देते हैं इसमें क्वेश्चन में, ये हमारे 8 हो गए। कंडीशन इसमें कितनी बनेगी बेटा, 2 बन जाएगी। सेंटर आउट अगर लेके चलेगा तो 2 क्वेश्चन को आपको 2 डायग्राम से ही लेके चलना है, इसके अलावा आप इसमें कुछ और नहीं सोच सकते, ठीक है। ये आपका बन चुका है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, फिर क्या बोला गया इसमें, सम लोग क्या कर, सम ऑफ देम फेसेस टुवर्ड सेंटर व्हाइल सम ऑफ देम फेसेस आउटसाइड द सेंटर बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। नंबर ऑफ पर्सन हु फेसिंग आउटसाइड इज मोर देन नंबर ऑफ पर्सन फेसिंग इनसाइड। मतलब कि जो बाहर वाले हैं वो क्या है बेटा, ज्यादा है, ठीक है। सॉरी यहां पे मैं बाहर वाले हैं क्या हो बेटा, ज्यादा है। चलो आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट टाइम शुरू करते हैं। W इज थर्ड, देखो काफी आसान सा क्वेश्चन लग रहा है लेकिन मुझे लग रहा है कि इसमें थोड़ा बहुत परेशानी होगी। W इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ Y, Y के लेफ्ट थर्ड में Y कहां देखना नहीं पता, तो एक काम करते हैं बेटा, इस डायग्राम में Y को हमको नीचे रख लेते हैं और Y को कहां दिखाते हैं, अंदर, ठीक है। यह एक काम करते हैं, इस डायग्राम में हम Y को रख लेते हैं ऊपर साइड, ठीक है। Y को यहां रखते हैं और Y को कहां दिखाते हैं, बाहर की तरफ। अगर कोई बंदा बाहर देखता है तो ऊपर से बिठाना है, और नीचे देखता है तो सेंटर में देखेगा तो उसको नीचे से बिठाना। Y हो गया। अब उसके बाद बोला गया Y के राइट थर्ड में कौन बैठेगा बेटा, W लेफ्ट थर्ड में। तो अगर Y ऊपर देख रहा तो 1 2 और 3 यहाँ W आ जाएगा। इसमें देखो 1 2 3 W की कंडीशन यहाँ हो गई है। चलो ये तो फिक्स हो गया हमारा। ओनली 1 पर्सन बिटवीन W एंड Q, W और Q के बीच में सिर्फ 1 लोग बैठेंगे। अब W और Q कहाँ आ सकता है, एक छोड़ के Q यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, ठीक है। सेम ऐसे यहाँ भी एक समस्या है, तो इसको काम करते हैं, अलग से लिख लेते हैं। W और Q के बीच में कितने लोग हैं, सिर्फ 1 लोग हैं। इस तरह से ये कंडीशन भी हमने यहाँ पे अरेंज कर ली, ठीक है। तो आपको जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा आपको बस क्वेश्चन को अरेंज करते चलना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगली लाइन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें अगली लाइन क्या बोली गई है, ठीक है। अगली लाइन जो बोली गई है वो ये बोली गई है क्या, कि Z और S जो हैं और X तीनों सेम डायरेक्शन में देखते हैं। तो Z S और X इनका जो चेहरा है वो तीनों का सेम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे क्या बोला गया कि इमीडिएट नेबर ऑफ Y फेसेस सेम डायरेक्शन, कि जो Y के अगल बगल वाले हैं ये दोनों क्या होंगे बेटा, सेम होंगे। मैं ऐसे इक्वल बना दे रहा हूं यहाँ पे कि दोनों सेम होंगे, सेम एज यहाँ पे Y और इसके बाद अगल बगल वाले क्या होंगे, सेम हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
फिर क्या बोला गया इसमें, S इज थर्ड लेफ्ट ऑफ Q, S Q के लेफ्ट में थर्ड पे होना चाहिए, Q ही नहीं है तो S के लिए मैं कहां से आ जाऊं, देखिए तो मैं इसको अलग से बनाता हूं, Q जो है S इज थर्ड लेफ्ट ऑफ Q, Q के लेफ्ट 1 2 और 3 पे कौन हो जाएगा, S, ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें अलग से लिखा मैंने इसको, आगे क्या बोला गया, X और R जो हैं वो अगल बगल बैठे हैं, भाई X और R जो हैं वो अगल बगल बैठे हैं, ठीक है। अभी कुछ समझ नहीं आ रहा इसमें कहां से क्या करें, अगल बगल बैठे हैं, ठीक है, अगल बगल बैठे हैं। आगे क्या बोला गया इसमें, Z इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ R, ठीक है, R के लेफ्ट सेकेंड पे कौन होना चाहिए, Z होना चाहिए, कुछ नहीं पता चल रहा है अभी, आगे बढ़ते हैं। इमीडिएट नेबर ऑफ R फेसेस सेम डायरेक्शन, कि जो R के अगल बगल वाले हैं वो सेम डायरेक्शन में देख रहा है, ठीक है, सेम, ये लाइन भी हमने इसको अपने हिसाब से लिख ली। आगे बोला गया Z इज नॉट इमीडिएट नेक्स्ट टू S, Z किसी भी कीमत पे X के बगल में नहीं है, ठीक है, और Y और W जो है वो सेम डायरेक्शन में देखते हैं और S W का नेबर नहीं। देखो एक लाइन हमको यहाँ पे समझ में आई है लास्ट वाली, कि S कहीं भी W के बगल में नहीं बैठ सकता, तो S यहां नहीं आएगा और S यहां नहीं आएगा, ठीक है, और S के लिए बोला गया है कि वो Q के लेफ्ट थर्ड में होना चाहिए, ठीक है। अब जरा सोचो Q इसमें तुम्हारा कहां आ सकता है, Q कहां आ सकता है, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, Q की कहानी में जब तक नहीं अरेंज करूंगा क्वेश्चन मेरा बनता हुआ नहीं दिखेगा, ठीक है। इसमें मैं Q को अगर यहां रखता हूं, इस डायग्राम में Q को यहां रखता हूं और इसमें मैं Q को यहां रखता हूं, Q और W के बीच में एक लोग हैं तो Q यहां रख के चेक कर लेता हूं, ठीक है, क्योंकि Q को रखना जरूरी है। अच्छा Q मैं वहां रखा हूं Q को, क्योंकि Q और कहीं रखता हूं, सपोज अगर मैं यहां Q रखता हूं, यहां पे Q को रखता हूं तो Q के लेफ्ट थर्ड 1 2 3 इधर से S आने की चांसेस है, जो कि W का नेबर नहीं है, 1 2 3 S हालांकि यहां आ सकता है, लेकिन अभी ये मुझे कुछ पता नहीं है, तो एक अजम्पशन के बेसिस पे मुझे इसको रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर क्वेश्चन को आगे हम बढ़ा ही नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो चलो ये तो मैंने Q को यहां रखा, इसमें Q को यहां रखा। अब Q जैसे ही आया तो Q के लेफ्ट सेकंड में कौन बैठेगा, S बैठेगा, थर्ड में S बैठना चाहिए, तो 1 2 3 यहां तो S नहीं आ सकता ना, क्यों, क्योंकि और W के नेबर नहीं होगा। इसका मतलब Q के लेफ्ट थर्ड में S अगर होगा तो Q को मुझे सेंटर में दिखाना पड़ेगा, ठीक है, और अगर Q को सेंटर में दिखाएंगे तो 1 2 3 यहाँ पे S आ जाएगा, जो कि W का नेबर नहीं है। इसमें अगर Q को मैं सेंटर दिखाता हूं सपोज, ठीक है, तो इसका लेफ्ट नीचे की तरफ होगा, 1 2 3 यहां तो आ नहीं सकता S, और 1 2 3 यहां भी S नहीं आ सकता, मतलब कहीं ना कहीं Q की W की कंडीशन इसमें गलत हो रही है। तो क्यों ना ऐसा करें, ऐसा क्यों ना करें इसमें कि जो Q है, जो Q की कंडीशन हम लेके चल रहे थे, W के और Q के बीच में एक लोग हैं, ऊपर तो सेटिस्फाई हो गया, इसमें Q को अगर मैं यहां रखता हूं, ठीक है, और Q के लेफ्ट थर्ड में मुझे S को रखना है, तो Q को इसमें बाहर दिखाना पड़ेगा, तो 1 2 3 यहां पे मुझे S आता दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, इधर तो आ नहीं सकता क्योंकि W के नेबर में हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत एक हिंट मिली है मुझे क्वेश्चन को आगे बढ़ाने की, ठीक है, ये लाइन मेरी हो गई, ये लाइन मेरी हो चुकी, ठीक है। अब एक बात यहां पे बोली गई कि Y के जो नेबर्स हैं वो सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं, मतलब अगर Q अंदर देख रहा है तो इसके बाद यहां जो बैठेगा वो भी अंदर देखेगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या बोला गया कि जो कौन है बेटा, R के जो नेबर्स हैं वो एक दिशा में देखते हैं और X और R जो है वो सेम डायरेक्शन अगल बगल बैठे हैं, X और R। तो मुझे लगातार दो जगह जो दिख रही है वो कहां दिख रही है, यही है वो दो जगह जो मुझे दिख रही है, ठीक है, एक जगह ये दिख रही है और एक जगह ये वाली हमको दिख रही है, दो जगह यहाँ विजिबल है। इसमें देखो दो लगातार जगह कौन सी दिख रही है, तो इसमें दो लगातार जगह ये वाली दिख रही है मुझे, ठीक है। अच्छा अब उसके बाद क्या बोला गया, किसी भी कीमत पर X और R को मुझे अगल बगल बिठाना है। सपोज अगर मान लो मैं इसको X को यहां रखता हूं और R को यहां रखता हूं, ठीक है, यहां रख दिया मैंने। अच्छा R के अगल बगल वाले जो हैं वो सेम डायरेक्शन में देखते हैं, तो ठीक है, अभी कंफर्म नहीं मुझे भी कहां पे कैसे क्या है, लेकिन एक बात जो बोली गई है वो R के लिए बोली गई है कि R के लेफ्ट सेकंड में होना चाहिए Z। तो बेटा अगर मैं R यहां रखता हूं तो ये देखो यहां से R का, अगर मैं R को यहां रख के अंदर दिखाऊंगा तो लेफ्ट सेकंड पे Z यहां नहीं आ सकता, क्योंकि वहां ऑलरेडी कौन है, W है। अगर मैं R को यहां रख के बाहर की तरफ दिखा दूं तो लेफ्ट सेकंड पे यहां कौन आता दिख रहा है मुझे, Z आता दिख रहा। लेकिन एक बात बोली गई है क्या, कि जो Z है वो कभी भी किसका नेबर नहीं हो सकता, S का। इसका मतलब R की जगह तो कंफर्म होगी कि वो नहीं होगी। अगर R वो नहीं होगा तो इसका मतलब R यहां हो जाएगा और फिर यहां कौन हो जाएगा, X, और R के लेफ्ट सेकंड पे मुझे Z को बिठाना है, तो R को मुझे दिखाना पड़ेगा कहां पे,
अंदर की तरफ दिखाना पड़ेगा बेटा, क्योंकि आर अगर अंदर देखता है तो लेफ्ट सेकंड पे यहां जेड आ जाएगा, जो कि किसका नेबर नहीं है, एस का। ठीक है, इसमें देखते हैं, अगर मान लो एक्स यहां हो गया, आर यहां हो गया, और आर के लेफ्ट सेकंड पे यहां तो जेड नहीं आ सकता, डब्ल्यू इसका मतलब यहीं आएगा, और यहां जेड एक्स एस के बगल में आ नहीं सकता। इसका मतलब ये हो गया कि यहां भी जो एक्स और आर की जो कंडीशन है वो इंटरचेंज कर देंगे, यहां हो जाएगा आर, यहां हो जाएगा एक्स, और आर को मुझे यहां दिखाना पड़ेगा बाहर, तभी तो लेफ्ट सेकंड पे यहां कौन आएगा, यहां आ जाएगा जेड। ठीक है ना, जो कि एस के नेबर में नहीं है, एस का पड़ोसी नहीं, तो ये जेड और आर हो गया, एक्स और आर हो गया। ठीक है, आर के अगल बगल वाले सेम डायरेक्शन में देखते हैं, तो अब ये थोड़ा डाउटफुल है। आर के अगर बनी एक्स और डब्ल्यू की पोजीशन सेम होगी फेसिंग के मामले में अगर बात करें। ठीक है, अब ये तो हमारी फिक्स हो गई कहानी। ठीक है, अब मेरे पास देखो ध्यान से, तो सारे के सारी जगह पे सारे के सारे लोग बैठे दिख रहे हैं। एक जो है, एक जो बंदा है वो यहाँ पे बचा हुआ है, और वो एक बंदा कौन सा है, आई थॉट वो है पी। वो एक बंदा कौन सा है, पी ही दिख रहा है, बाकी सब आ चुके हैं इसमें, तो पी की जगह यहां फिक्स होती दिख रही मुझे। ठीक है, इसमें भी और इसमें पी की जगह यहां पे फिक्स होती दिखाई दे रही। ठीक है, चलो अभी तक तो एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन। अब अगर बात करें नेक्स्ट लाइन की, तो ये देखो Z, S और X एक ही दिशा में देख रहे हैं। ठीक है, मुझे नहीं पता कौन सी दिशा वो है, लेकिन एक बात तो तय है कि ये देखेंगे बाहर। क्यों? क्योंकि इनसाइड वाले जो हैं वो कम है, आउटसाइड वाले जो हैं वो ज्यादा हैं, ऐसा क्वेश्चन ने खुद बोला है। तो इनको मुझे बाहर ही दिखाना पड़ेगा। ये देखिए बाहर, ये बाहर, और ये तीनों बाहर। ठीक है, अंदर वाले कौन है, R है अभी तक में, और P है। ठीक है, अब अगर मैं W को बाहर दिखा दूं या अंदर दिखा दूं वो समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि R के जो नेबर्स हैं वो सेम है, तो इसका मतलब W को भी बाहर दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस डायग्राम के हिसाब से बाहर कितने लोग हैं, एक। ठीक है, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, और ये हो गया 5, यानी 5 लोग बाहर देख रहे हैं, 3 लोग अंदर देख रहे हैं। इसमें देखो, इस डायग्राम में बात करें अगर, तो एक जो बात बोली गई है, क्या वो बोली गई है कि R के जो नेबर्स हैं, देखो Z, S और X एक ही दिशा में देखते हैं, Z, S और X। तो मुझे अगर Z को बाहर दिखाना हुआ तो X को भी बाहर दिखाऊंगा और S को भी बाहर दिखाऊंगा। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो R के जो बगल वाले हैं वो सेम देख रहे हैं, तो X अगर बाहर दिखेगा तो W को भी कहां दिखाना पड़ेगा, मुझे बाहर ही दिखाना पड़ेगा, और W को बाहर दिखाना पड़ेगा। तो इसका मतलब कि सारे ही ऑलमोस्ट बाहर हो गए, तो क्या Y और P अंदर दिख रहे हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि Y के जो बगल वाला बंदा है अगर वो बाहर देख रहा है तो P भी बाहर देखेगा, तो इसका मतलब सारे के सारे बाहर देख रहे हैं एक्सेप्ट Y। ये चीज थोड़ा सा मुझे सही नहीं लग रही है। ठीक है, इसमें कहीं लिखा भी होगा, अगर आप ध्यान से देखें तो कहीं वो कोई लाइन है जो मैं यहाँ पे अगर देखूं तो कंडीशन में सेटिस्फाई नहीं कर रही है। मैं एक बार एक काम करता हूँ, ये देखो, ये तो मुझे ऐसा लग रहा है सही है। सेकंड डायग्राम की अगर मैं बात करता हूँ, थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लग रहा है, मैं एक बार मिला लेता हूँ। W इज थर्ड लेफ्ट ऑफ Y, इसको मिलाते हैं जरा, तो Y के लेफ्ट थर्ड में W बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद बोला गया ओनली 1% W और Q, ये भी सही है इसमें। फिर कहता है कि Z and S faces same direction as X। ठीक है, तो X, Z और S बिल्कुल ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया कि इमीडिएट नेबर ऑफ Y faces same directions, Y के अगल बगल वाले कहां देख रहे हैं, सेम, बिल्कुल सही है। S थर्ड लेफ्ट ऑफ Q, Q के लेफ्ट थर्ड में कौन है, S, 1 2 3, ये भी सही है बेटा। उसके बाद क्या बोला गया, X और R इमीडिएट नेबर्स हैं, X और R इमीडिएट नेबर्स, बिल्कुल सही है। आगे क्या बोला गया, Z इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ R, R के लेफ्ट सेकंड पे Z, ये भी सही है आपका दिख रहा। उसके बाद क्या बोला गया, इमीडिएट नेबर ऑफ R फेसेस सेम डायरेक्शन, R के अगल बगल वाले सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं, बिल्कुल सही है। आगे क्या बोला गया, Z डज नॉट नेक्स्ट टू S, ठीक है, ये भी सही है। Y एंड W फेसेस सेम डायरेक्शंस, Y और W कहां देख रहे हैं बेटा, एक ही दिशा में देख रहे हैं, और यहां पर ये लाइन यहां पे सेटिस्फाई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसमें Y कहां देख रहा है, अंदर, और W कहां देख रहा है, बाहर। जबकि इस क्वेश्चन में देखो तो W बाहर देख रहा है और Y भी कहां देख रहा है, बाहर। तो इस तरह से मुझे फाइनली आंसर मिल चुका है, कौन सा वाला बेटा, फर्स्ट वाला। अगर ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं तो आप बिना समय गवाए 2 डायग्राम से क्वेश्चन को शुरू करेंगे, और कहीं ना कहीं आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 कंडीशन होने पर एक कंडीशन डेफिनेटली रॉन्ग होती है, और जो एक बचेगी वो हमारी बिल्कुल सही होती है। समझ में आई बात आपको? उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन जो आपके सामने मैं लेके आ रहा हूं वो कुछ ये रहा आपके स्क्रीन पर। और अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप, ये मैंने फ्लोर वाले क्वेश्चंस आपके सामने रखे हैं। मैं हर तरह के क्वेश्चंस के एग्जांपल्स दे रहा हूं कि अगर ऐसे वाले क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आप कैसे करेंगे। आप देखो यहाँ पे फ्लोर की कहानी बोली गई, सिंपल फ्लोर कि एक फ्लोर है जिसमें टोटल 9 पीपल हैं जो रहते हैं 9 अलग अलग बिल्डिंग्स में।
ठीक है, आप एक बार जरूर क्वेश्चन को क्या कहते हैं कि पॉज करके वीडियो को जरूर से अपने मन से पहले सॉल्व करिए, फिर मिलाइए कि क्या आपने यहां सही किया है, क्या गलत किया। चलिए इसको जरा बनाते हैं। देखिए 9 लोग हैं जो कि 9 अलग अलग फ्लोर पे रहते हैं, ठीक है, तो मैं यहां बना देता हूं। 9 लोगों की कंडीशन है, 9 की 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। ये मैंने 2 क्यों खींचा है, क्योंकि सर जनरली फ्लोर वाले क्वेश्चन एक कंडीशन से नहीं बनाए जाते, ठीक है, 2 कंडीशन लेके चलना होता है। ये 2 कहने का मतलब ये होता है कि जब भी आपके सामने क्वेश्चन आए तो आपके पास एक ऑप्शन रहे एग्जाम में, ठीक है। ऑप्शन कुछ ऐसे रहे कि अगर मान लीजिए सपोज टाइम कम है आपका और एक क्वेश्चन आप लेके चल रहे हैं, बाय द वे करते करते कहीं कुछ मिस्टेक होगी तो एक ऑप्शन आपके पास रहना चाहिए, ठीक है ना। चलिए देखते हैं जरा सा। पहली लाइन जो क्वेश्चन की क्या बोली गई, इसमें जो फर्स्ट लाइन बोली गई है, द ग्राउंड फ्लोर 1, ये तो होना ही होना है। फर्स्ट लाइन बेटा शुरू हो रही है यहां से, ठीक है, यहां से शुरू हो रही है फर्स्ट लाइन। मोर देन 4 पर्सन बिटवीन P4 लिविंग अबव P4, P4 से ज्यादा ऊपर जो है वो 4 से ज्यादा लोग हैं। अब देखो 4 से ज्यादा लोग अगर P4 के ऊपर हैं, ठीक है, कितने बेटा बोला गया, 4 से ज्यादा। तो अगर P4 के ऊपर 4 से ज्यादा लोग हैं तो 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो एक बात मैं यहां लिख लेता हूं कि P4 के ऊपर क्या है, 4 से ज्यादा, मोर देन 4 है बेटा, ठीक है, मोर देन 4 लोग हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा सा। आगे जो लाइन देखो, हमेशा पजल की एक लाइन को एक बार पढ़ना है, दोबारा नहीं पढ़ना है। 3 पर्सन्स आर बिटवीन P6 एंड P1, ठीक है, मैं इसको लिख लेता हूं कि P6 और P1 के बीच में 3 लोग हैं। जरूरी नहीं कि P6 ऊपर हो, P6 नीचे भी हो सकता है। समझ में आई बात आपको। आगे बढ़ते हैं, अच्छा यहाँ पे आप चाहें तो ऑब्लिक लिख सकते हैं, P6 P1 की जो कहानी है वो ऑब्लिक के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। आगे क्या बोला गया इसमें, P6 एंड P1 हु इज लिविंग बिलो P8, जो P1 है वो P8 के नीचे है। अब इमीडिएट बिलो नहीं बोला गया है, बिलो बोला गया है, ठीक है ना। तो मैं इसको ऐसा लिख लेता हूं कि जो P8 है उसके नीचे कहीं पे P1 होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए जरा आगे बढ़ते हैं। P2 लिव इमीडिएटली अबव P9, P2 P9 के जस्ट ऊपर है, इसको भी लिख लेते हैं अलग से। P2 जो है वो P9 के जस्ट ऊपर होना चाहिए P2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एंड इमीडिएटली बिलो P8, यानी जो P2 है, देखो बेटा यहाँ पे एंड वर्ड बोला गया है ना, ये एंड किसके लिए बोला गया, फर्स्ट पर्सन के लिए। फर्स्ट पर्सन कौन है इसमें, P2, यानी जो P2 है वो P9 के तो जस्ट ऊपर है, ठीक है, लेकिन P8 के जस्ट नीचे है भाई, P8 के नीचे, और P8 के नीचे P1 भी कहीं पे है। चलिए भाई ये तीनों फिक्स हो गए कि एक साथ आएंगे, जहां भी आएंगे ये 3 जो हैं वो कहीं ना कहीं एक साथ आने वाले हैं, ठीक है। आगे बोला गया P3 लिव बिलो P4, P3 जो है वो P4 के नीचे होना चाहिए। चलो भाई P4 के नीचे अगर P3 कहीं पे होगा तो उसको भी लिख लेता हूं कि P4 के नीचे P3 होना चाहिए, ठीक है। P3 जो है वो P4 के नीचे होना चाहिए, और P4 के ऊपर बोला गया मोर देन 4 पर्सन है भाई, इसका मतलब P4 जो है वो एकदम नीचे तो नहीं आ सकता, ठीक है। अच्छा, ओनली 1 पर्सन बिटवीन P5 एंड P7, P5 और P7 के बीच में सिर्फ 1 लोग होने चाहिए, ठीक है। देखिए एक लाइन यहाँ थोड़ा मैंने मिस्टेक किया, नहीं पढ़ा है उसको, जरा कंफर्म कर लेता हूं कि जो P3 है ना, P3 वो लिव बिलो P4, P4 के नीचे है और P5 के ऊपर है, यानी जो P5 है उसके ऊपर है P3। आज जरा एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। P3 जो है वो P4 के नीचे है और P5 के ऊपर है। इमीडिएट नहीं बोला गया, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। अच्छा, ओनली 1 पर्सन बिटवीन P5 एंड P7, P5 और P7 के बीच में सिर्फ 1 लोग होंगे। इसको यहां लिख लेता हूं मैं कि P5 और P7 के बीच में सिर्फ 1 लोग होने चाहिए, कैसे भी करके। अब आप देखोगे तो क्वेश्चन ऑलमोस्ट हमने पूरा पढ़ लिया, ठीक है ना।
ऑलमोस्ट का मतलब पूरा ही पूरा पढ़ लिया। अब इसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। अब ड्रॉ करने की जो कहानी है, आई थॉट स्टार्ट विथ P4, है ना। P4 से शुरू करते हैं। P4 के ऊपर 4 से ज्यादा लोग होंगे। अब जरा सोचो, P4 तो मुझे कंफर्म है कि सबसे नीचे नहीं रखना है, सबसे नीचे नहीं रखना है। और एक बात बोली गई है कि P4 के नीचे P3 होगा और P3 के नीचे P5 होगा। इसका मतलब P4 जो है वो 2 और 1 पे तो नहीं आ सकता। अगर मैं लेके चलूं, सपोज यहां पे मैं P4 को करता हूं सपोज, तो मजबूरी मुझे P3 यहां रखना पड़ेगा और फिर P5 यहां रखना पड़ेगा। और ऐसा अगर किया मैंने तो फिर P5 और P7 के बीच में एक लोग हैं, ये भी गलत हो जाएगा। इसका मतलब ये जो बात है ना वो P4 वाली वो और ऊपर जाएगी। P4 की जो कहानी वो और ऊपर जाएगी, मतलब P4 यहीं पे आएगा। और अगर P4 यहाँ आएगा तो इसके ऊपर 1 2 3 4 और 5 लोग हो रहे हैं, जो कि 4 से ज्यादा है। तो ये फिक्स है कि P4 यहीं आएगा। इसमें देखो P4 इसको भी यहां रखना पड़ेगा, P4 यहां रख देते हैं, ठीक है ना। अब जरा समझना, अब उसके बाद अगर बात करें P4 के बाद अगर ले तो P4 के नीचे P3 और P5 होने चाहिए। तो क्या वो P3 और P5 की कहानी है वो कुछ ऐसे हो जाएगी क्या? ये हो गया P3, ये हो गया P5 और P5 के बाद P7 के बीच में एक लोग होंगे। तो ये कुछ ऐसा हो सकता है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। इसमें देखा जाए इसमें भी वही चीज होगी मेरे ख्याल से। P7 अभी तक तो ये दोनों डायग्राम सेम चल रहे हैं। तो अभी तक मैंने जो पाया है वो ये पाया है कि ये कंडीशन तो मैंने पूरी बना दी, P5 P7 मैंने पूरा बना दिया, ये मोर देन 4% ये भी मैंने बना दिया। अब आगे बढ़ते हैं। ये तीन मुझे एक साथ चाहिए भाई, ये तीन मुझे एक साथ चाहिए और P1 और P6 के बीच में 3 लोग होने चाहिए, P1 और P6, ठीक है। तो अब जरा सोचो, समझना, P1 और P6 के बीच में 3 लोग मुझे किसी भी कीमत पे चाहिए। तो P1 और P6 मैं कहां रख सकता हूं? अगर मैं P1 की बात करता हूं तो ये अगर मैं P1 रखता हूं, ठीक है, तो 1 2 3 छोड़ के मुझे P6 टॉप पे रखना पड़ेगा। इस डायग्राम को भी मैं लेके नहीं चल रहा क्योंकि सेम डायग्राम दोनों बन रहा है, ठीक है, कहीं कुछ कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हो रहा है अभी भी। P1 और P6, अब मैंने कहा P1 को मैं नीचे क्यों रख रहा हूं, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं बताया गया कि P8 के नीचे P1 होना चाहिए। भाई P1 ऐसे टॉप पे तो जा नहीं सकता। अब जब जैसे ही मैंने ये तीर पूरा कर दिया P1 और P6 को, तो ये तीनों तो अपने आप अरेंज होते दिख गए मुझे। ये देखो ये P9 हो गया, ये हो गया P2 और ये हो गया P8। तो आप देखेंगे इस पूरी कहानी में इसकी जरूरत नहीं पड़ी मुझे। क्यों? क्योंकि सेम डायग्राम बनता चला आ रहा था और जैसे ही मैंने देखा तो यहाँ पे ये कंडीशन मेरी सेटिस्फाई होती दिखाई दे रही है, ठीक है। तो आई एक्सपेक्ट कि यहाँ पे आपने इस चीज को समझा है, समझने से ज्यादा इसको बनाने की कोशिश की है, ठीक है। और सबसे अच्छी बात कि आप कंसेप्ट सीखते चल रहे हैं, ठीक है, कंसेप्ट आप सीखते चल रहे हैं और कंसेप्ट आप जिस हिसाब से सीखते चल रहे हैं मुझे नहीं लगता है कि फिर आपको कहीं कोई दिक्कत जाने वाली है इसमें, ठीक है। चलिए भाई, तो इस तरह से हमारा ये आंसर आ चुका है P6 P8 P2 P9 P1 P4 P7 P3 और P5। अब एक बार मिला लो अगर आपको डाउट लग रहा है कहीं पे, मुझे लग तो नहीं रहा कहीं डाउट होगा, ठीक है। मोर देन 4 पीपल अबव P4, तो हाँ P4 के ऊपर 5 लोग हैं, मोर देन 4 है भाई। 3% बिटवीन P6 एंड P1, P1 और P6 के बीच में 3 लोग हैं, ये भी परफेक्ट है। उसके बाद क्या बोला गया है कि P1 हु इज लिविंग बिलो P8, P1 P8 के नीचे होगा, बिल्कुल सही है इसमें। और उसके बाद कहता है क्या है क्वेश्चन की P2 लिव्स इमीडिएटली अबव P9, हाँ P9 के ऊपर P2 बिल्कुल दिख रहा है आपको, और इमीडिएटली बिलो P8 ये भी सही है बिल्कुल। P3 लिव्स बिलो P4, P3 P4 के नीचे बिल्कुल सही है, तुरंत नहीं बोला गया, बिलो मतलब कहीं भी हो सकता है। और एंड अबव P5, ठीक है, P5 के अबव है। ओनली 1% इज लिविंग P5 एंड P7, हाँ बिल्कुल करेक्ट है, सारी की सारी कंडीशन यहाँ पे मैच हो रही है बेटा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व कर लिया है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और ये पूरी कहानी आपको क्लियरली समझ में आई होगी और आप इसको आसानी से देखो इजीली ड्रॉ कर लें। प्रीलिम्स का जो लेवल होगा वो पजल का वो यही होने वाला है बेटा। हर तरह के क्वेश्चन मैं आपको इसमें इसीलिए दे रहा हूं कि आपको कहीं ना कहीं कोई डाउट बिल्कुल भी ना हो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, हर तरह के क्वेश्चन दे रहा हूं। अभी तक हमने फ्लोर वाले क्वेश्चन देखे, सिंपल, हो सकता है इसमें कुछ और वेरिएबल आ जाए। ये लीजिए अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा ही आ गया। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, ये फ्लोर, ये जो क्वेश्चन आपके सामने है ये फ्लोर तो दिख रहा, ठीक है, फ्लोर यहाँ पे दिख रहा है। अब फ्लोर में ही इसमें एक चीज बढ़ गई है क्या, कि अगर मान लीजिए सपोज कि फ्लोर के साथ साथ क्वेश्चन में कहीं पे
क्या आ जाए बेटा, कलर आ जाए, ठीक है, कलर आ जाए फ्लोर के साथ साथ, तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल उसका बढ़ जाता है, ठीक है। तो लेट्स सी कि अगर फ्लोर के साथ कुछ और एक चीज आ जाती है तो वो हमें किस तरह से परेशान करती है, किस लेवल पे परेशान करती है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। चलिए जरा बेटा एक बार सब्सक्राइब जरूर करना, बहुत मेहनत लगती है आपको इस तरह से चीजों को बताने करने की, और मैं चाहता हूं कि आप भी मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। अगर मैं आपके लिए चीजें लेके आ रहा हूं तो आपका सिर्फ एक फर्ज बनता है मेरे लिए कि आप इस चैनल को अगर तक सब्सक्राइब नहीं किए हो, वीडियो को लाइक नहीं किए हो, तो जरूर करना बेटा। आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो उससे मुझे खुशी ही मिलेगी, तो आपके लिए इतना कर रहा हूं तो आप मेरे लिए थोड़ा तो कर सकते हैं बेटा। चलिए 7 लोग हैं, 7 फ्लोर अलग अलग मैं जल्दी से बना दूंगा, और 7 फ्लोर के लिए मुझे लाइन खींचना पड़ेगा, ठीक है। ये देखिए मैं 7 फ्लोर को लेके चल रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। 7 फ्लोर की मैं लाइन खींच देता हूं एक बार। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है बेटा। यहां पर थोड़ा सा इसको बड़ा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि फ्लोर के क्वेश्चन कभी भी एक डायग्राम से नहीं बनते, तो आप वहां पे 2 डायग्राम जरूर लेके चलिए, क्योंकि फिर डाउट जैसी समस्या कहीं पे नहीं होती, ठीक है। यहां पे पर्सन और कलर हो जाएगा, ये रहा पर्सन और ये रहा कलर, ठीक है। सेम एज इसमें हो गया पर्सन और कलर, ठीक है। मैं एक काम कर रहा हूं, ये देखिए तो फ्लोर हो गया आपके, ये हो गया फ्लोर। यहां पे मैं नंबरिंग कर ले रहा हूं 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। ये मैं पर्सन कर ले रहा हूं और ये कलर, ठीक है। फिर यहां पे एक दूसरा डायग्राम पर्सन और ये कलर, ठीक है ना। तो ठीक है, चलिए जरा 2 डायग्राम लेके चल रहे हैं बेटा। अब कलर जरा मैं एक बार हाईलाइट कर ले रहा हूं कौन कौन से हैं, ताकि कम से कम क्वेश्चन को करने में आपको दिक्कत ना जाए। ये कलर आपके सामने आ चुके हैं, ठीक है ना। और कोई कंडीशन तो नहीं बोलेगी इसमें, नहीं, ठीक है। फर्स्ट टाइम से शुरू करते हैं। ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे क्या बोला गया इसमें कि 2 पर्सन लिव बिटवीन ए एंड एफ, ठीक है। और एफ को कौन सा कलर पसंद है बेटा, रेड, ठीक है। ए और एफ के बीच में 2 लोग हैं, यहां पे मैं बना देता हूं अलग से कि ए और एफ के बीच में 2 लोग हैं। ऐसा भी हो सकता है कि एफ ऊपर हो ए नीचे हो, ठीक है। चलिए अब उसके बाद क्या बोलता है, एफ का कलर कौन सा, रेड। यहां पे मैं इस चीज को मेंशन कर दे रहा हूं कि जो एफ का कलर है वो रेड है। उसके बाद क्या बोलेगा, सी लाइक पिंक कलर एंड लिव ऑन 3rd फ्लोर। चलो भाई एक तो चीज क्लियर हो गई कि सी यहां आ गया, इसका कलर हो गया पिंक, ठीक है। इसमें भी सी को यहां कर दो, कलर इसका पिंक आपको मिल गया, ठीक है। यहां से मैं एक काम करूंगा कि पिंक कलर को कैंसिल कर दूंगा, ये बन चुका है पिंक कलर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे क्या बोला गया, इसमें क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन आपसे कह रहा है ओनली 1 पर्सन बिटवीन एफ एंड द वन हु लाइक पर्पल, ठीक है। कि एफ और पर्पल के बीच में कितने लोग हैं, सिर्फ कितने लोग हैं, सिर्फ 1 लोग है। तो मैं एक काम करता हूं, एफ अलग से बना देता हूं और पर्पल, ठीक है। एफ और पर्पल के बीच में सिर्फ कितने लोग होंगे, 1। ऐसा भी हो सकता है कि पर्पल ऊपर हो, ठीक है, बिल्कुल हो सकता है। आगे देखते हैं, E डज नॉट लाइक पर्पल एंड व्हाइट, ठीक है। इसको मैं यहां ऊपर लिख ले रहा हूं कहीं पे, E को पर्पल और व्हाइट नहीं पसंद है, ठीक है। E डज नॉट लाइक पर्पल एंड व्हाइट। F लिव एट वन ऑफ द फ्लोर अबव C, F C के ऊपर कहीं रहता है, समझना। तो F C के ऊपर यहां हो सकता है, यहां, यहां और यहां, ठीक है। डाउटफुल है, लेकिन एक चीज अच्छी बोली गई कि F के ऊपर, ठीक है। अब जरा सोचो, अगर मैं F को कहीं करूंगा, यहां तो F नहीं कर सकता ना, क्योंकि F यहां करूंगा तो A की कंडीशन जो है वो डाउटफुल हो जाएगी, इसमें यहां F नहीं आ सकता। एक काम करते हैं, इसको छोड़ दो, इसको अलग से कर लेंगे। क्या इसने बोला कि F और किसके बीच में, F इसमें बोला गया है कि F लिव एट वन ऑफ द फ्लोर अबव C, C के ऊपर F होना चाहिए, तो C अलग से बना रहा हूं इसको मैं,
सी के ऊपर कहीं पे क्या होना चाहिए, एफ। ठीक है, ये भी मैंने अलग से लिख लिया। फिर कहता है वन हु लाइक ब्लू कलर जस्ट अबव व्हाइट, है ना, कि जो ब्लू वाला बंदा है, यहां लिख देता हूं मैं कि ब्लू वाला बंदा जो है वो व्हाइट वाले के जस्ट ऊपर, ब्लू व्हाइट वाले के कहां पे बेटा, जस्ट ऊपर है। ठीक है, लिखते चलेंगे, समझते चलेंगे। फिर क्या बोला गया, बी जो है, बी लिव इमीडिएटली बिलो ई, जो बी है वो ई के तुरंत नीचे। ठीक है, तो ई के तुरंत नीचे कौन है बेटा, बी है, ये मैंने अलग से लिख लिया यहाँ पे। फिर वो कहता है, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, फिर क्वेश्चन ने कहता है कि बी जो है वो ई के तुरंत नीचे एंड मतलब किसकी बात हो रही है, बी की बात हो रही है, कि जो बी है वो एफ के जस्ट ऊपर है। ठीक है, अगर एफ के जस्ट ऊपर कौन है बेटा, बी है, तो एफ, बी और ई ये तो फिक्स हो गया, जो बी है वो ई के जस्ट नीचे है। ठीक है, लेकिन यही जो बी है वो एफ के जस्ट ऊपर हो जाएगा, तो एफ, बी, ई मुझे एक साथ तीनों के तीनों चाहिए। ठीक है, अब देखो एफ यहां नहीं रख सकता, एफ यहां नहीं रख सकता, सी के ऊपर चाहिए, तो एफ अगर मैं यहां रखता हूं सपोज, तो एफ के बाद यहां बी पाता हूं मैं, और बी के बाद यहां कौन पाता हूं, ई। ठीक है, इसमें अगर एफ को यहां रखता हूं तो बी यहां आ जाता है और ई यहां आ जाता है। ठीक है, और देखो एफ और ए के बीच में दो लोग हैं, तो इसमें मजबूरन मुझे अब कहां रखना पड़ेगा, ए को, एक और दो छोड़ के ए टॉप पे भी आ सकता है, और एक और दो छोड़ के ए बॉटम पे भी आ सकता है। ठीक है, ये चीज मेरी कंफर्म है। अब ये इसमें डाउट है, इसमें आ जाते हैं जरा, एफ यहाँ पे है, अगर एक और दो छोड़ के ए तो ऊपर नहीं जाएगा, मतलब एक और दो छोड़ के ए की जगह, तो इसमें क्या होगी बेटा, फिक्स हो गई। इस वाले डायग्राम में ये जो सेकंड कंडीशन है, ये सेकंड कंडीशन है, इसमें ए की जगह फिक्स हो गई। ठीक है, अब एक बात यहाँ बोली गई है, क्या यहाँ पे ये रेड वाली क्या बात बोली गई है, रेड वाली, एफ और रेड की बात यहाँ कुछ बोली गई है शायद। एफ का कलर कौन सा पसंद है बेटा, रेड है। चलो एफ का जो कलर है वो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इस डायग्राम में कि एफ का कलर रेड है, और इसमें भी कर दे रहा हूँ एफ का जो कलर है वो कौन सा है, रेड। तो बेटा यहाँ से रेड कलर भी हमारा हो गया कैंसिल। अब एक काम करते हैं, जो अननेसेसरी डेटा यहाँ पे मैं लिखा हूँ उसको मैं हटा देता हूँ, जिसका काम खत्म हो चुका है। ठीक है, ये देखिए एफ और ए वाली कंडीशन यहाँ पे मैं खत्म कर दे रहा हूँ, एफ और पर्पल वाला भी बनाना है मेरे को। ठीक है, बस ठीक है। अब एफ और पर्पल के बीच में एक लोग होने चाहिए भाई, तो एफ यहाँ है तो एक छोड़ के यहाँ पे पर्पल यहाँ भी आ सकता है, और एक छोड़ के यहाँ पे पर्पल इधर भी आ सकता है। ठीक है ना, लेकिन आगे बोला गया था ई को शायद पर्पल नहीं पसंद है, तो इस डायग्राम में पर्पल यहीं आ जाएगा, इस डायग्राम में पर्पल जो है वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इसमें देखो एक छोड़ के पर्पल ई के पास नहीं आ सकता, और एक छोड़ के यहाँ पे पिंक के पास भी पर्पल नहीं आ सकता, मतलब ये वाली कंडीशन जो है बिल्कुल क्या चल रही है हमारी, रॉन्ग हो गई बेटा। और देखो दो डायग्राम बनाने का एक बेनिफिट ये होगा कि एक कंडीशन जैसे ही रॉन्ग हो गई, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो कंडीशन हम लेके चल रहे हैं अभी भी, वो बिल्कुल क्या है, सही जा रही है। ठीक है, 100% सही जा रही है। अब अगर ये सही जा रही है तो फिर एफ और ए की जो कंडीशन थी वो हम अभी अरेंज कर लेंगे इसमें। अच्छा, अब ये तो मेरा फिक्स हो गया। अब मेरे ख्याल से इसमें आगे लाइन पढ़ते हैं इसमें कि जो डी है वो ग्राउंड फ्लोर पे रहेगा। तो बेटा अगर डी ग्राउंड फ्लोर पे आ गया तो ए की जगह जो है वो फिक्स हो गई कहां पे, टॉप पे। ए कहां चला गया, टॉप फ्लोर पे चला गया। और अगर ए टॉप फ्लोर पे चला गया तो यहां कौन बच गया, यहां पे कौन बच जाएगा, आई थॉट जी बच जाएगा, तो जी यहां आ जाएगा। और जी का कलर कौन सा हो गया बेटा, फिक्स, जी का कलर हो गया फिक्स पर्पल। ठीक है ना। अच्छा, ए को ग्रीन कलर नहीं पसंद है, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं ए को, ठीक है, ए को ग्रीन नहीं पसंद है। ठीक है, ए को ग्रीन यहां पर पसंद नहीं है। ठीक है, ए को ग्रीन पसंद नहीं है। और ई को जो है वो पर्पल और व्हाइट नहीं पसंद है। ठीक है। अच्छा, दो मुझे एक साथ कलर चाहिए, ब्लैक और व्हाइट वाले। ठीक है, तो ब्लैक और व्हाइट की बात करें तो अगर मैं देखो ब्लैक नहीं, सॉरी वो ब्लू है। ठीक है, ब्लू की बात करेंगे तो ई को पर्पल और व्हाइट नहीं पसंद है, तो इसका मतलब ई को ब्लू तो पसंद होगा ना, ई को ब्लू पसंद होगा और इसको क्या पसंद होगा बेटा, व्हाइट पसंद होगा। समझ में आई बात आपको, ये कहानी हो गई। अब अगर ए को ग्रीन नहीं पसंद है तो फिर जाहिर सी बात है ग्रीन किसके पास चला जाएगा, डी के, जिसको क्या पसंद है, ग्रीन। और अगर ग्रीन पसंद हो गया, खत्म हो गया, तो यहाँ बचा क्या, ऑरेंज, और ऑरेंज वाला कौन आ जाएगा, फिर ए आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा ऑरेंज। तो इस तरह से आप देखोगे तो वो सारी कंडीशन जो आपकी यहाँ दी गई थी वो सेटिस्फाई हो चुकी है। ठीक है, सारी की सारी कंडीशन यहाँ पे क्या हो चुकी है बेटा, सेटिस्फाई हो चुकी है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन जो है
वो आई थॉट सॉल्व हो चुका है पूरा। कि सबसे टॉप फ्लोर पे अगर बात करें, सबसे टॉप फ्लोर पे तो कौन है बेटा, वो सबसे टॉप फ्लोर पे तुम्हारा है ए, और ए का कलर कौन सा दे दिया गया इसमें, ए का कलर जो है वो ऑरेंज है। उसके बाद ई है जिसका कलर ब्लू है, उसके बाद बी है जिसका कलर व्हाइट है, एफ को रेड पसंद है, सी को पिंक पसंद है, जी तुम्हारा पर्पल, और डी जो है वो ग्रीन पसंद है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपने आराम से सॉल्व कर दिया। लेवल इससे ज्यादा के नहीं मिलने वाले हैं आपके एग्जाम में। मेंस में लेवल अच्छा मिलेगा, लेकिन प्री बहुत ज्यादा परेशान नहीं करेगा अगर हम बात करें रीजनिंग की तो, ठीक है ना। चलिए, तो उम्मीद करता हूं ये कहानी आपको समझ में आई है, ये क्वेश्चन समझ में आए हैं। आगे बढ़ते हैं, एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब मान लीजिए अगर क्वेश्चन ऐसा आ गया, कैसा कि फ्लोर के साथ साथ फ्लैट वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। हर तरह के क्वेश्चन को मैं ट्राई कर रहा हूं कि आपको मिल जाए, ठीक है। तो आप इसको समझने की कोशिश करिएगा। फ्लोर और फ्लैट वाले क्वेश्चन आ जाए जैसा कि मैं आपके सामने दे रहा हूं, तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे डील करेंगे, कैसे डील करेंगे जरा वो देख लेते हैं। तो वीडियो को पॉज करके पहले इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करिए, नहीं बन रहा है तो फिर मैं आपको बना के देने जा रहा हूं, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं इसको बनाने की कहानी को, शुरू करते हैं बेटा। ध्यान से देखिएगा कैसे मैं इसको और अच्छे से क्लियरली आपको समझा सकता हूं, ठीक है ना। फ्लोर प्लस फ्लैट। अब अगर फ्लोर और फ्लैट की बात करें बेटा, तो इसमें क्वेश्चन को करना क्या है, समझने की पूरी कोशिश करिएगा। हमें पता है कि टोटल 4 फ्लोर हैं, ठीक है। एक बिल्डिंग में 4 फ्लोर है। मैं एक काम करता हूं, इसको बनाने की कोशिश करता हूं। हमेशा 2 कंडीशन लेके चलना है इसको। सिंगल कंडीशन कहीं ना कहीं परेशानी आपको बना के दे सकती है, तो मैं 2 कंडीशन लेके चल रहा हूं, ठीक है। ये होंगे फ्लोर जिसके 2 फ्लैट है, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, ठीक है। हर फुल फ्लोर में कितने फ्लैट है बेटा, 2 फ्लैट है। हर फ्लोर में 2 फ्लैट है, ठीक है। ये देखिए फ्लोर है 1 2 3, ये फ्लोर है। और ये देखो फ्लैट 1, एक सेकेंड, ठीक है। ये फ्लैट 1 है, ये फ्लैट, ठीक है। आपका ये वाला फ्लैट जो है 2 है, ठीक है। अब मैं आपसे ये क्या बोल रहा था अभी, कि हमेशा इसमें 2 कंडीशन लेके चलना है आपको, एक नहीं 2 कंडीशन, ठीक है। तो एक छोटा सा डायग्राम मैं नीचे और बना दे रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। एक डायग्राम यहाँ पे और लेके चलते हैं बेटा, थोड़ा सा इसको सही कर देते हैं, ठीक है। एक डायग्राम और बना लेते हैं नीचे, ताकि अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपसे कहीं से कुछ कंडीशन ऐसी बने कि एक क्वेश्चन कहीं फेल होता दिख रहा, तो एटलीस्ट हमारे पास एक ऑप्शन रहे, जो कि बहुत जरूरी है, ठीक है। ये देखिए सेम वही चीज हमने यहां कर ली, 1 2 3 4, ये पहला फ्लैट है, ये दूसरा फ्लैट है, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं जरा सा, यहां से क्वेश्चन शुरू है आपका, ठीक है। समझने की कोशिश करिएगा। अब क्वेश्चन की फर्स्ट टाइम क्या बोला गया, देयर आर 2 फ्लोर गैप बिटवीन पी एंड डी, ठीक है। कि पी और डी के बीच में, ध्यान रखना फ्लोर अलग चीज है। फ्लोर जो है वो ये है 1 2 3 4, और फ्लैट सिर्फ कितने हैं, 2। कि पी और डी के बीच में क्या है, 2 फ्लोर का गैप है, ठीक है। मुझे नहीं पता, मैं इसको अलग से लिखता हूं कि पी और डी के बीच में 2 फ्लोर का गैप है, ठीक है। फिर क्या बोला गया इसमें, फिर क्या बोला गया इसमें, P एंड D इज नॉट ऑन अ सेम फ्लैट। मतलब अगर P जो है वो पहले वाले फ्लैट पे है, तो D कहां पे होगा बेटा, कहीं दूसरे वाले फ्लैट पे। अगर P दूसरे वाले पे है तो D कहां पे होगा, पहले वाले फ्लैट पे। तो कॉमन सेंस अगर लगाया जाए, तो इनके होने की जो पॉसिबिलिटीज है, इनके होने की जो पॉसिबिलिटी है वो कहां कहां हो सकती है इसमें, ठीक है। इनके होने की जो पॉसिबिलिटीज हैं वो 2 तरह से हो सकती है, या तो P ऊपर होगा, या तो कौन ऊपर होगा बेटा, D ऊपर होगा इसमें टॉप फ्लोर पे, लेकिन एक ही फ्लैट पे नहीं होंगे, है ना। ठीक है, एक काम करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, यहाँ पे इसको मैं हटा देता हूँ। ये तो एक्चुअली फ्लोर है ना, एक फ्लैट ऊपर लिख देता हूँ मैं इसमें, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऐसे, ये देखो फ्लैट 1 यानी F1 और फ्लैट 2, ठीक है। इसमें भी ऐसे कर ले रहा हूं, फ्लैट 1 एंड फ्लैट 2, ठीक है। चलिए अब मैं इसको बनाऊंगा आराम से, ठीक है।
हाँ जी, तो अब क्या बोला गया इसमें फर्स्ट लाइन, इसमें क्वेश्चन की जो फर्स्ट लाइन बोली गई है कि पी और डी के बीच में 2 फ्लैट का गैप है, लेकिन ये एक फ्लोर पे नहीं हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए सपोज अगर मैं कहता हूं कि पी अगर यहां हुआ तो 1 और 2 छोड़ के डी यहां यानी कि इस साइड होना चाहिए। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है ना कि ऊपर कौन हो, डी हो, और यहां कौन हो, पी हो, ऐसा भी हो सकता है। या तो फिर ऐसा हो कि पी जो हो पी इसमें हो फ्लैट 1 में और डी यहां पे हो, सेम ऐसे ही यहां पी भी हो सकता है और यहां पे कौन हो सकता है, डी भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये जो लाइन आपने बनाई है ना, ये फर्स्ट वाली, ये तो आपने अरेंज कर ली। ठीक है, अभी डाउटफुल है लेकिन कर ली। आगे देखते हैं, एस लिव्स ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर टू द वेस्ट ऑफ बी, एस किसी विषम संख्या वाले फ्लोर पे होना चाहिए। अब उस हिसाब से तो फिर एस यहीं आएगा, ये जगह तो खाली हो गई, अब एस यहां रख नहीं सकते क्योंकि एस बी के लेफ्ट में होगा। अब देखो बी के वेस्ट में एस हो जाएगा। ठीक है, इसमें तो यहां सेट हो गया, इसमें भी एस की जगह फिक्स है कि बी के लेफ्ट में थर्ड फ्लोर पे ही आने के चांसेस हैं पूरे, और कहीं जगह बची नहीं। फिर देखो क्या बोला गया, ओनली 3% बिटवीन पी एंड सी। तो बेटा पी और सी के बीच में 3 लोग होने चाहिए। 3 क्या बोला गया, ओनली 3% लिविंग बिटवीन फ्लैट पी एंड सी। ठीक है, फ्लैट ऑफ पी एंड सी, पी और सी के जो फ्लैट है ना उनके बीच में कितने लोग होने चाहिए बेटा, 3। देखो ध्यान से, अगर पी यहां है तो सी तो फिर इसमें यही आता दिख रहा, देखो पी के बाद फिर 1 2 और ये 3, तो सी यहां आ गया। अगर पी को रखें और नीचे अगर पी को रखते हैं तो फिर देखो ध्यान से 1 2 और 3 करके पी कहीं भी, सी कहीं भी नहीं आ सकता। इसका मतलब ये बात तो तय हो गई कि ये जो कौन है, डी है, वो फिक्स हो गया कि नीचे होगा और पी इसमें कहां पे हो जाएगा, ऊपर। ठीक है, नो डाउट। अब इसमें पी यहां आ जाएगा और यहां कौन हो जाएगा फिर डी। सेम एज यहां पे देखो, अगर पी यहां है तो 1, ठीक है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 छोड़ के सी नहीं आ सकता। इसका मतलब ऊपर इसमें भी कौन होगा, इसमें भी जो है वो पी को ही टॉप पे रखना पड़ेगा और डी हमको नीचे ही रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे पी को रख दें, तो पी के बाद देखो ध्यान से 1 2 और 3 छोड़ के सी मुझे यहाँ रखना पड़ेगा। देखो डी तो यहाँ फिक्स हो गया। आगे बढ़ते हैं जरा सा, ए लिव अबव क्यू। ठीक है, ए लिव अबव क्यूज फ्लोर और सेम फ्लैट। ठीक है, फ्लैट ध्यान रखना कि ए जो है वो क्यू के कहां पे है, ऊपर है, और ए अगर क्यू के ऊपर है लेकिन दोनों का फ्लैट जो है वो सेम है, फर्स्ट होगा या फिर दोनों का सेकंड होगा, तो जाहिर सी बात है ए जो है वो क्यू के ऊपर है, तो इसका मतलब क्यू यहां आएगा और के यहां आएगा, सॉरी ए जो है वो टॉप पे आएगा। ठीक है, यहां कौन आएगा बेटा, ए आ जाएगा। देखो दोनों का फ्लैट सेम है, फर्स्ट फ्लैट है। इसमें देखा जाए तो वही चीज हो जाएगी, क्यू यहां होना चाहिए और फिर ए आएगा टॉप फ्लैट पे, ऊपर आएगा सबसे। अब उसके बाद देखो बचा क्या, एक ही बंदा बचा, वो आराम से हो जाएगा। पी जो है वो इवन नंबर वाले फ्लोर पे होना चाहिए, कौन, पी। अब अगर पी इवन नंबर वाले फ्लोर पे है तो हाँ पी चौथे पे है। ठीक है, अब उसके बाद अगर पढ़े हम अगली लाइन को, तो आर जो है ना वो इवन नंबर वाले फ्लैट पे होना चाहिए। आर अगर इवन नंबर वाले फ्लैट पे देखें तो अगर इसमें आर बचा तो यहां रखेंगे, जो कि इवन नंबर वाला फ्लैट नहीं है, ये कौन सा है, ऑड वाला फ्लैट है। तो इसका मतलब ये वाला डायग्राम भी क्या होगा बेटा, कैंसिल, और ये डायग्राम बन चुका है हमारा, जो कि आर इवन नंबर फ्लैट पे आएगा। तो ये कौन सा फ्लैट है बेटा, ये पूरे कौन से फ्लैट है, 2 वाले फ्लैट है, यानी इवन फ्लैट है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन हमारा बन चुका है, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है, और आई विश कि आपको ये पूरी कहानी समझ में आई होगी, आपने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा अभी तक जो मैंने बताया। और ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लगभग हर तरह के एग्जाम में आपसे पूछे गए थे, पूछे जा सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि एसबीआई क्लर्क, आपका आईबीपीएस क्लर्क आ रहा है, आरआरबी के एग्जाम्स आ रहे हैं, उनमें भी आपको ये मिल सकता है। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच। आप जाते जाते वीडियो को बेटा एक लाइक बटन जरूर दबा दे, बहुत मेहनत लगती है बनाने में इसको, और हम आपसे इतना एक्सपेक्ट करते हैं। शेयर कर दीजिए इसको, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर देना, और बेल आइकन को प्रेस मत करना भूलना बेटा। और अनबॉक्सिंग रीजनिंग याद रखिएगा, मैं आगे और भी ऐसी वीडियोस देते आते रहूंगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होंगी। और 10 तारीख के एग्जाम के लिए आपको अभी से विश यू ऑल द बेस्ट। आप इस बार अच्छे से करें, मेहनत करें और आपका एग्जाम क्वालिफाई हो, इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस एक लाइक, शेयर और कमेंट करते चलना बेटा। जो भी टॉपिक आपको लग रहा है कि परेशान कर रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ, ताकि मैं उस पर एक प्रॉपर वीडियो आपको दे पाऊं। चलते मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, जय हिंद, ख्याल रखें अपना और अच्छी तैयारी करें।